किसी भी चीज़ में जिसमें आपको रिटर्न मिलता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा ही। ये बिल्कुल एक कॉइन का दूसरा पहलू है, इधर रिटर्न है और दूसरी तरफ रिस्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, भारत का सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट कौन सा है? फिक्स्ड डिपॉजिट। हर घर में किसी न किसी का कोई ना कोई फिक्स्ड डिपॉजिट जरूर है। लेकिन अब डेट फंड्स आ गए हैं, बॉन्ड्स आ गए हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आ गए हैं। तो कौन सा बेहतर है? एफडी कब बेहतर है और एफडी से बेहतर क्या ये बॉन्ड्स हैं? आज इसी को समझेंगे और हमारे साथ हर बार की तरह धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका मित्र। बहुत बेसिक सवाल से सर, एफडी में दिक्कत क्या है? फिक्स डिपॉजिट के दिक्कत के पहले हमें जानना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट की खास बात क्या है, ये इतना पॉपुलर क्यों है। हर एक आदमी फिक्स डिपॉजिट आंख बंद करके क्यों कर देता है? क्योंकि बैंकों पे आपको भरोसा है। हर एक आदमी का बैंक खाता है, बैंक आपके पड़ोस में है, तो आप आराम से कर देते हैं। लेकिन इसमें 2-3 दिक्कत है। एक तो कि आपके पैसा, आपको जो भी ब्याज मिलेगा, अगर आपको 7% का रिटर्न भी मिलता है डिपॉजिट पे, तो 70,000 रुपये पे, मैं ये केवल इजी कैलकुलेशन के लिए जोड़ रहा हूँ, तो 14,000 रुपये TDS कट जाएगा। अगर आपका टैक्स लगता होगा तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको टैक्स की देनदारी नहीं होती होगी तो ये आपका आमदनी माना जाएगा, फिर आपको रिफंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा कि आप जब भी डिपॉजिट करते हैं तो ये किसी खास टर्म के लिए करते हैं कि ये 1 साल का डिपॉजिट है, 3 साल का है, या वो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टैक्स सेविंग डिपॉजिट होता है वो 5 साल का होता है। तो उसमें लगाया हुआ पैसा जब आप उस टर्म के पहले, वो टैक्स सेविंग डिपॉजिट आप प्रीमेच्योर इनकैशमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बाकी डिपॉजिट को जब आप लेते हैं तो उस पर आपको जो तय ब्याज है उससे कम मिलता है, आधा % या 1%। तो ये एक लॉक इन है, TDS कटता है। और बाकी जो बहुत सारे विकल्प हैं उसमें जब तक आपके पास आमदनी नहीं हो तब तक आपको कुछ देना नहीं होता है। अच्छा सर, फिक्स डिपॉजिट को आपने बड़े डिटेल में समझा है। अब जरा बॉन्ड समझते हैं, और ये एफडी से अलग कैसे? बॉन्ड एक कंपनी जारी करती है और बॉन्ड कभी कभी जारी किया जाता है। आप बैंक में कभी भी चले जाइए और अपना फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, लेकिन बॉन्ड कंपनी कभी कभी इशू करती है, और जिस समय इशू करती है वो एक खास अवधि के लिए करती है। उसका एक टर्म होता है कि 10 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है। उस समय एक इंटरेस्ट रेट उसमें करार किया जाता है कि 7% मिलेगा, 11% मिलेगा, 10% मिलेगा, और इस पूरी अवधि में मिलता रहेगा। तो इस बीच में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इतना ही मिलता रहेगा। तो और ये बैंक की तुलना में अलग ये है कि बैंक का डिपॉजिट आप कभी भी कर सकते हैं, बॉन्ड का इश्यूएंस कभी कभी होता है। और ये जो बॉन्ड का जो इश्यूएंस है, बहुत बार बॉन्ड्स आम लोगों तक उपलब्ध नहीं होता है, वो होलसेल में ख़रीदा जाता है। तो म्यूचुअल फंड की, और उसका एक इंस्टीट्यूशनल बाज़ार है, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपस में बॉन्ड्स का खरीद बेच करते हैं। तो उसका सेकेंडरी मार्केट उसका लिक्विड नहीं है, जैसे शेयर मार्केट की तरह। अगर आपको शेयर खरीदना हो तो आप सीधे तौर पे शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, वो बाज़ार आम निवेशकों के लिए उपलब्ध है। डेट फंड जो जिन बॉन्ड्स में पैसा लगाता है वो आम निवेशक के लिए उपलब्ध नहीं है, वो बड़े टिकट का परचेज होता है, बॉन्ड खरीदना होता है। तो इस वजह से बॉन्ड फंड एक आपको एक ऐसा, ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत सारे बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, जिससे कि आपका रिस्क स्प्रेड हो पाता है। और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड ये निर्धारित करता है कि वो उसको किस तरह के बॉन्ड में पैसा लगाना है, किस तरह के बॉन्ड में पैसा नहीं लगाना है, किस तरह की अवधि में पैसा लगाना है। इस पे बॉन्ड फंड का कैटेगरीज आधारित है। जो लिक्विड फंड है वो बहुत ही कम दिनों के बॉन्ड्स में पैसा लगाता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड वो 1 साल के बॉन्ड में पैसा लगाता है, या फिर शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, या मीडियम टर्म बॉन्ड फंड है, या लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड है, या लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड है। तो किस तरह के बॉन्ड फंड में बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा, इस पे आधारित बहुत सारे डेट फंड्स हैं। तो वहाँ पे ये एक बॉन्ड की तुलना में आप अपना रिस्क स्प्रेड कर पाते हैं, ताकि एक कंपनी डूब जाए तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। और जब आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं और उसमें अगर वो कंपनी डूब जाए तो आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन उसकी तुलना में बैंक डिपॉजिट वो बहुत ही अलग तरीके से सुरक्षित है। उसमें रिजर्व बैंक ने बहुत सारा बंदोबस्त किया हुआ है, बहुत सारा निगरानी रखा जाता है कि बैंक का अगर स्वास्थ्य खराब हो तो रिजर्व बैंक निर्धारित करता है कि कब तक उसको किन किन नियमों का पालन करना है, किस तरह की लिक्विडिटी मेंटेन करना है, किस तरह का क्वालिटी का अपने एसेट के क्वालिटी पे किस तरह का चेक्स बैलेंसेस रखना है। और इसके लिए इंस्पेक्शन होता है, इसके लिए रिपोर्टिंग होता है, उसके लिए बहुत सारा नियम कानून बना हुआ है कि कितना पैसा उनको किस तरह के बॉन्ड में लगाना है। तो बैंकों के डूबने की संभावना बड़ी कम हो जाती है, बहुत ही एक इंटेंस रेगुलेटर की वजह से।
तो अब टाइमिंग की बात आती है सर, एफडी कब सही, डेट फंड कब सही और बॉन्ड कब सही? एफडी तो आपका बेसिक इमरजेंसी फंड है, जैसे आप अपने अलमारी में पैसा रखते हैं उसी तरह से कुछ पैसा जो कि आपके पास हमेशा निश्चित जिसके बारे में आप निश्चिंत रहेंगे कि ये पैसा होना चाहिए, वो फिक्स्ड डिपॉजिट में हो सकता है। और ये आपके सेविंग्स अकाउंट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि आप हमेशा चाहते हैं कि आपको कभी भी चेक लिखने के पहले या कोई बड़ा खर्चा करने के पहले 2-4-5 लाख रुपए का, तो उतना डिपॉजिट हमेशा अगर रहे तो ये आपका बेसमेंट लेवल जो कि आपको जाके रिडीम भी नहीं करना पड़ेगा कोई डेट फंड अपने पैसे को रियलाइज़ करने के लिए, तो आप उतने पैसे के बारे में हमेशा ही निश्चिंत रहेंगे। उसके अलावा हर किसी को बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए। बॉन्ड में पैसा लगाने के आपके 2 कारण होते हैं। एक वो पैसा जो कि आपको एक निश्चित अवधि में 2-3 साल में चाहिए, वो आपका पैसा इक्विटी में नहीं लगना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कुछ दिनों का पैसा तो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप बड़ा कारोबार चलाते हैं तो कुछ दिनों का पैसा आपका लिक्विड फंड में होना चाहिए। कुछ महीनों का, कुछ सप्ताह का पैसा एक अलग तरीके के बॉन्ड फंड में होना चाहिए। और अगर आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आपकी पूरी पूंजी, आप सुरक्षा के लिए बॉन्ड खरीद रहे हैं और आपकी पूरी सुरक्षा इस बात पर निर्भर है कि उस कंपनी की स्थिति क्या रहती है। अगर अच्छी कंपनी भी अगर कमज़ोर हो जाती है या बीमार हो जाती है तो आपका पैसा फंस जाएगा, जबकि आप इसके लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से अपने बॉन्ड में पैसा लगाया था। अगर आपको बॉन्ड खरीदना ही हो और निश्चिंतता से खरीदना हो तो भारत सरकार का बॉन्ड खरीदिए। आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, हमेशा उपलब्ध है, आरबीआई डायरेक्ट पे उपलब्ध है, कभी भी खरीदिए। तो आप हाईएस्ट सेफ्टी ले रहे हैं और जिसके क्वालिटी के बारे में, आपके प्रिंसिपल और ब्याज के मिलने के बारे में किसी भी तरह की आशंका नहीं है, तो वो बॉन्ड आपको ज़रूर लेना चाहिए। और वो सुरक्षित एक आपके पैसे, आपके पूरी पूंजी का एक ऐसा रकम जो आप चाहते हैं कि कभी ना डूबे, भले ही कम रिटर्न दे और आप उसके लिए तैयार हैं, तो वो आपका बॉन्ड का एलोकेशन हो सकता है। उसके अलावा बाकी लंबे समय के निवेशकों के लिए भी बॉन्ड ज़रूरी है, क्योंकि आपके पूरे पोर्टफोलियो को ये स्टेबल बनाता है। अगर पूरा पैसा आपका इक्विटी में लगा हो, लंबे समय का पैसा, तो ये पूरा जो बाज़ार का जो उतार चढ़ाव है उससे आप काफ़ी विचलित हो सकते हैं। तो उसको स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा पैसा नहीं लगा हो और आप अपने पूरे पैसे के वैल्यू को देख करके ही आप अपना कंसोलेशन लीजिए कि आपका पूरा पैसा बाज़ार से जुड़ा हुआ नहीं है। उस मार्केट रिस्क से स्टेबिलिटी डिराइव करने के लिए आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। तो यही 2 ज़रूरत है जो कि आपका डेट पूरा करता है, इमरजेंसी नीड्स, स्टेबिलिटी का नीड्स और एसेट एलोकेशन स्टेबिलिटी के लिए। सर, लोग कहते हैं कि एफडी सेफ है, लेकिन क्या डेट फंड में भी रिस्क इन्वॉल्व है? किसी भी चीज़ में जिसमें आपको रिटर्न मिलता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा ही, हमेशा ही होगा। ये बिल्कुल एक कॉइन का दूसरा पहलू है, इधर रिटर्न है और दूसरी तरफ रिस्क है। अब आप कितना रिस्क लेते हैं और कितना रिटर्न मिलता है, ये कई बार जुड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रिस्क ले लिए हैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलना अनिवार्य है। आप बहुत रिस्क लिए हैं मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन पूरा पैसा डूब भी सकता है। लेकिन डेट फंड में जो आपको रिटर्न मिलता है उसमें एक रिस्क है, 3 तरीके के रिस्क है। एक रिस्क है कि जो इंटरेस्ट रेट का आउटलुक है, अगर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो बॉन्ड का दाम गिर जाता है, क्योंकि आज मिलने वाला जो बॉन्ड है वो अचानक ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उस पर, और उस वजह से पुराने बॉन्ड जो इशू हुए हैं उन पे जो रिटर्न मिल रहा था उसका दाम इतना एडजस्ट हो जाता है कि आपका रिटर्न, तो बॉन्ड के दाम गिरते हैं जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो ये रिस्क है। दूसरा ये क्रेडिट रिस्क है कि आपने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया किसी और ढेर सारे बॉन्ड में, और उसमें से 1-2 बॉन्ड जो लगा हुआ है, 1-2, 4 या 5%, 10% एक ऐसी कंपनी के बॉन्ड में लगा हुआ है जो कंपनी डूब जाती है, तो उतना पैसा आपका डूब जाएगा। और तीसरा तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, ये रिस्क हो गया। और तीसरा लिक्विडिटी का रिस्क। कई बार बाज़ार फ्रीज़ कर जाता है, कई बार बॉन्ड अच्छा है, कंपनी पैसा दे रही है, लेकिन जब फंड बेचने जाती है तो उस समय बाज़ार में उसका कोई ख़रीदार नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है। हालांकि इसका बंदोबस्त कर दिया गया है। अब एक ऐसा बाज़ार में लिक्विडिटी फ्रीज के लिए अब एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए खासकर सेबी द्वारा प्रायोजित नहीं कहूँगा मैं, सेबी के निर्देश पे एक ऐसा फंड क्रिएट किया गया है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री द्वारा ही फंड किया गया है। और उस फंड, ताकि कभी डेट फंड जब फ्रीज़ हो, डेट मार्केट जब फ्रीज़ हो, तो वहाँ पर से उस फंड में से
उस AIF में से, जो कि SBI म्यूचुअल फंड में मैनेज किया जाता है, वहाँ से इंस्टेंट लिक्विडिटी उपलब्ध किया जा सके। तो सर, सबसे आखिर में एक आम निवेशक के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क क्या बताएंगे आप? आपका इमरजेंसी फंड जो है वो लिक्विड फंड में होना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए, जिसके बारे में आपको किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं हो कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उपलब्ध होगा। दूसरा, आपका शॉर्ट टर्म का पैसा आपका शॉर्ट टर्म फंड में होना चाहिए या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में होना चाहिए। वो 1 साल से 3 साल की अवधि में आपका ये आप ही निर्धारित कर सकते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म क्या है, किस समय के लिए आप जो पैसा आपको कुछ दिनों में चाहिए होगा वो इस तरह के फंड में होना चाहिए। और बाकी लंबे समय का जो पैसा है उसके लिए आपको एक टारगेट मैच्योरिटी फ़ंड होता है। वो आपके मैच्योरिटी, आपको अगर 10 साल के लिए लगाना है, 12 साल के लिए लगाना है, उस समय तक आपको इस पैसे की ज़रूरत होगी। अगर अपने टाइम फ्रेम के बारे में तो समझिए कि म्यूचुअल फंड का स्वरूप है फिक्स डिपॉजिट के लिए, कि जैसे आप 5 साल का डिपॉजिट कर सकते हैं, 10 साल का कर सकते हैं, उसी तरह से ये टारगेट मैच्योरिटी फ़ंड, जिसका कि एक खास दिन ये मैच्योर करेगा और तब तक आपको उससे रिटर्न डिराइव कर सकते हैं या वो पूरा एक्यूमुलेट कर सकता है। तो यही आपका सिंपल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसमें कि आप अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। ये काफ़ी टैक्स एफिशिएंट होगा, हर साल आपके मिलने वाले ब्याज पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। और इस प्लान को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो जिस पैसे पे आज से आप चांस नहीं लेना चाहते हैं, जिस पैसे के बारे में आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, आप सचमुच में निश्चिंत रहेंगे और आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका मित्र। और देखिए, मेरे लिए इस एपिसोड का टेक अवे क्या है? देखिए, FD पर भरोसा कीजिए, लेकिन ज़्यादा रिस्क लिए बगैर अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेट फंड अनिवार्य है। अपने सवाल हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।